अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिसी का सेकंड पार्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें सारे जो फैक्टर्स है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये टॉप मैनेजमेंट से लेके ये वर्कर तक जितने भी लोग एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इसमें मेंशन होता है कि किस बंदे का क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन जो है पॉलिसी का दूसरा हिस्सा है या दूसरा पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पढ़ा है, लेकिन आज के लेक्चर में उसको कंटिन्यू करते हैं। आगे जो पॉलिसी के जो आगे दो पार्ट है वो पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटलाइंस द चेन ऑफ कमांड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, चेन ऑफ कमांड मेंशन होते हैं जो हेल्थ और सेफ्टी के बारे में टॉप मैनेजमेंट से लेके वर्कर तक सबका जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसमें मेंशन होता है। ठीक है, आइडेंटिफाइज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ, और जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स है, उन सब के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिसका किरदार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में वो सब मेंशन होता है इसमें। ठीक है, यूजुअली इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। ये हर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। वो चार्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग क्लियर हो कि कौन बंदा किसके रिस्पॉन्सिबल होगा और किस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, शो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, और इसमें बाकायदा वो जो एक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ऊपर वाले जो लोग हैं वो ऑर्डर्स देते हैं और नीचे वाले लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। एक बाकायदा लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इसमें वो हमें क्लियर नजर आता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। इसमें टॉप में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये एमडी है। एमडी रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजिंग डायरेक्टर क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होगा होल कंपनी का या होल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसके अंडर में डायरेक्टर्स आते हैं। डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को जवाबदेह होंगे, और ऊपर से ये जो डायरेक्टर से वो मैनेजिंग डायरेक्टर से ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर इनको ऑर्डर देगा, ये जो डायरेक्टर्स है उनके ऑर्डर देगा। फिर डायरेक्टर्स के अंडर में मैनेजर्स है, मैनेजर्स के अंडर में सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर्स के अंडर में एम्प्लॉइज है। ऊपर से हमेशा कमांड ही आता है, हुक्म ही आता है, और नीचे से वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और इस साइड पे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर है जो हम लोग है, क्योंकि हमने वोश इसलिए करते हैं ताकि हम एचईसी प्रोफेशनल बने। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर है ये एडवाइस देगा एमडी को भी, डायरेक्टर्स को भी, मैनेजर्स को भी, सुपरवाइजर्स को भी, और एम्प्लॉइज को भी। और भी इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इंजीनियर्स, और ये इस तरह के बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें ये कुछ जो बड़े बड़े लेयर्स है वो लिए है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एडवाइजर है। फिर इधर देखो, हमारा भी इधर हेल्थ एंड सेफ्टी का डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, एचईसी डायरेक्टर होते हैं, एचईसी मैनेजर्स में भी होते हैं, ये पूरा हर लेयर में होते हैं, सुपरवाइजर में भी होते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस तरह आप लोग अपने कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे है डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सीईओ और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। जो सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पूरे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल होगा हेल्थ और सेफ्टी का, और ये अकाउंटेबल भी होगा, यानी जवाबदेह भी होगा
गवर्नमेंट्स को ये जवाब देगा। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हेल्थ एंड सेफ्टी के बाद लोग बीमारियां लग जाए या कुछ भी हो, तो ये एमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एमडी रिस्पॉन्सिबल होगा। सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट और फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। जो डेली एक्टिविटीज होती है या जो डेली काम होता है, वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें जो हेल्थ और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ये प्रोजेक्ट में या जो वर्क प्लेस है उधर ही होते हैं ये लोग। तो डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है फिर ऑल एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली। जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सेफ तरीके से काम करे, महफूज तरीके से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपिटेंट पर्सन, फर्स्ट एडर्स, फायर मार्शल एक्सेट्रा। और कंपनी में, हमारी कंपनी में फर्स्ट एडर्स भी होंगे, यानी कंपिटेंट पर्सन। कंपिटेंट पर्सन मीन जो लोग, एक कैट एक वर्ड से, KATE कैट, के नॉलेज, ए एबिलिटी, टी ट्रेनिंग और ई एक्सपीरियंस। जिस बंदे में ये चार चीजें हो तो कंपिटेंट बंदा है, ठीक है। तो कंपिटेंट लोग जो कंपनी में होते हैं वो फर्स्ट एडर्स होते हैं, फायर मार्शल्स होते हैं और इस तरह और भी लोग होते हैं, ठीक है। तो कंपनी में ये लोग भी होते हैं, ठीक है। और इनकी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट एडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो वर्कर को सही तरीके से फर्स्ट एड दे। फायर मार्शल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आग लग जाए कंपनी में तो किस तरह डायरेक्शन देगा, या वो जो कोई भी फायर ब्रिगेड आता है या कोई भी व्हीकल्स हो या जो भी है उधर, वो किस तरह उनको डायरेक्शन देगा, वो इसका कंपिटेंट होगा, ठीक है। Then specialist health and safety practitioner responsible for providing advice to support management and employees. To support management and employees, ये जो हम लोग हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर है या हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स है, जो सेफ्टी वाले हैं, जो HSE पर्सनल है या जो EHS पर्सनल है। बाज जगह में इसको EHS भी बोलते हैं, कोई HSE भी बोलते हैं, कोई सेफ्टी भी बोल लेते हैं, सेम थिंग्स। ये हम लोग जो है सपोर्ट और एडवाइस देगा किसको? मैनेजमेंट को। और हम लोग सपोर्ट और एडवाइस देगा एम्प्लॉइज को भी, ठीक है। हम लोग सपोर्ट भी करेगा और एडवाइस भी देगा। एडवाइस क्या? लॉ की, लीगल रिक्वायरमेंट्स जितने भी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी स्टैंडर्ड्स है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम इन लोगों को एडवाइस करेगा ना, टॉप मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉइज तक, ठीक है। देन लास्ट पार्ट ऑफ द पॉलिसी, अरेंजमेंट सेक्शन। हम लोगों ने जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, आज ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में पूरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट जो पार्ट है पॉलिसी का, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, वो अरेंजमेंट सेक्शन है। अरेंजमेंट्स में क्या है? डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर डन। जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, जो भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो भी काम है वो हम लोग किस तरह करेगा, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज है वो हम लोग किस तरह करेगा, उसके लिए हमें अरेंजमेंट चाहिए, उसके लिए हमें इंतजाम चाहिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिसीज इन प्रोसीजर। अरेंजमेंट सेक्शन में जितने भी एक्टिविटीज है उसकी जो पॉलिसीज या प्रोसीजर तरीकाकार है, उसका कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन, एक बयानिया होगा। हम लोगों ने वो बनाया होता है कि ये काम इस तरह करना है, एक्सकेवेशन इस तरह करना है, स्कैफोल्डिंग इस तरह करना है, ठीक है, लिफ्टिंग इस तरीके से। ये पूरा एक पॉलिसी और एक प्रोसीजर बना होता है। यूजुअली लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, ये एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज है उसके काम करने के तरीके इसमें होते हैं, तो ये इसलिए लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओपन सेपरेट फ्रॉम द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसमें ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन से ये सेपरेट होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक्टिविटीज हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए ये एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए सेपरेट होते हैं, यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। और ये हर कंपनी को या हर ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक होते हैं, इन्हें मुख्तलिफ। क्यों मुख्तलिफ है?
क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज मुख्तलिफ है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हाजर्स भी मुख्तलिफ है, उसका लोकेशन भी मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये भी मुख्तलिफ यूनिक है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्लांट्स इन मशीनरी होते हैं, किसी में थोड़े होते हैं, इसलिए ये यूनिक होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट सेक्शन में आगे हम लोग पढ़ते हैं जनरल टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल है। कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, जितने भी हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं वो पूरा अरेंजमेंट सेक्शन में होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इन ट्रेनिंग, जो वर्कर को हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन हिदायत देते हैं या ट्रेनिंग, पूरा इसमें अरेंजमेंट सेक्शन में हम लोगों ने अरेंज किया होता है। ठीक है, एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग इन इन्वेस्टिगेशन, कंपनी में जितने भी एक्सीडेंट्स या नियर मिस हो या जो भी इस तरह इवेंट्स या इंसिडेंट्स हो, तो हम जो रिपोर्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, या इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस इसमें बताया होता है कि ये हम लोगों ने इस तरह रिपोर्ट करना है, इस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, रिकॉर्ड इसी तरीके से करना है, ये पूरा सब कुछ उसमें मेंशन होता है अरेंजमेंट सेक्शन में। ठीक है, कंसल्टेशन विद वर्कर्स, और इस अरेंजमेंट सेक्शन में जो हम लोगों ने, जो टॉप मैनेजमेंट ने, जो मिडिल मैनेजमेंट ने, या जो भी लोग हैं उसने जो वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन करने, वर्कर के साथ जो कंसल्ट करने, कंसल्ट मींस के वर्कर को एक चीज के बारे में बताना, लेकिन वर्कर से फीडबैक भी लेना है कि काम हम इस तरह कर रहे हैं तो आप लोग का क्या राय है, उनका राय भी लेना है, तो ये कंसल्टेशन है। ठीक है, उनसे मशवरा भी लेना है काम के बारे में। तो वर्कर के साथ कंसल्टेशन का जो अरेंजमेंट है वो भी अरेंजमेंट सेक्शन में शामिल है। डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, फिर जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, हम जो कंपनी में जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, उसके लिए जो हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं वो भी अरेंजमेंट सेक्शन में मेंशन होता है। ठीक है, देन वेलफेयर इन फर्स्ट एड प्रोविजन, कंपनी में जितना भी वेलफेयर, वेलफेयर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी वर्कर्स को जो भी वेलफेयर चाहिए, सहूलियात चाहिए, फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स, डाइनिंग हॉल और इस तरह कोई और फैसिलिटीज भी, ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा इसमें मेंशन होता है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर इसमें मेंशन होते हैं। और देन फर्स्ट एड प्रोविजन, जो हमारा फर्स्ट एड प्रोविजन है कि फर्स्ट एडर्स किस तरह होने चाहिए, क्लिनिक और किस लोकेशन पे किस तरह उधर अप्रोच होना है, पूरा एक प्रोसीजर इसमें मेंशन होता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट सेक्शन में होता है, और पूरा पूरा जो हमारा सब कुछ उसका अरेंज भी हम लोगों ने किया होता है। ठीक है, फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, फिर क्योंकि इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या पावर प्लांट्स हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें फायर के हादसात होते हैं। तो फायर सेफ्टी हम किस तरह उसको, उसका प्रोसीजर किस तरह है, किस तरह फायर से बचना है, उससे प्रिवेंशन के तरीके सब कुछ उसमें लिखे होते हैं या मेंशन होते हैं। उसका भी अरेंजमेंट्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, देन इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ये क्योंकि पहले भी मैं आप लोगों को बताया है कि जितने भी एक्टिविटीज किसी भी कंपनी में होते हैं, उसके लिए हर एक्टिविटीज के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हैं या हिफाजती तदाबीर या एहतियाती तदाबीर हम लोगों ने लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो उस इमरजेंसी से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा प्रोसीजर चाहिए, कौन से अरेंजमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स, कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सब कुछ भी ये अरेंजमेंट सेक्शन में उसके बारे में मेंशन होता है, और पूरा इंतजाम भी क्या होता है कंपनी ने। देन कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग, फिर हम लोग जो साइट, कंपनी या वर्क प्लेस, जो भी हमारी कंपनी या इंडस्ट्री है, उसमें हम ये भी चेक करते हैं कि हम लोग जो लॉ है, जो कानून है, जो कंट्री का कानून है या जो इंटरनेशनल लॉ है या आईएलओ का लॉ है या जो भी स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो भी कानून से, वो उसको भी चेक करते हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। और फिर ये भी चेक करते हैं, फिर ये भी इसमें है कि ऑडिट, जितना भी हमारा काम हो रहा है, जितना भी हमारा एक्टिविटी हो रहा है, आया वो एक्टिविटी जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, मेथड स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी काम हम लोग करते हैं उसके लिए एक मेथड बनाते हैं, एक सेफ मेथड बनाते हैं कि ये काम हम लोगों ने इस तरीके से करना है, और ये औजार या प्लांट इन मशीनरी इसमें ये यूज हो के सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो वो जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट है
उसका हम लोग ऑडिट भी करते हैं, यानी उसके जांच पड़ताल भी करते हैं, उसको चेक करते हैं कि आया जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट में जो तरीका मेंशन है, फिजिकली भी साइट में इसका अरेंजमेंट्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने चेक करना है। इसी अरेंजमेंट सेक्शन में फिर स्पेसिफिक रिस्क के प्रॉब्लम्स, ये भी हर कंपनी में हो सकते हैं। ठीक है, लोन वर्किंग, कुछ लोग आपकी कंपनी में इस तरह होंगे कि वो लोन वर्कर्स होंगे। ठीक है, यानी वो अकेले काम करते हैं, तो उसके लिए भी हमें अरेंजमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है, वो अकेला गाड़ी चलाता है, तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ सेफ्टी अरेंजमेंट्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स या सेफ्टी ट्रेनिंग्स, क्योंकि उसके साथ खतरात है, रास्ते में कुछ खतरात हो सकते हैं, या कोई आपके प्लांट या कोई आपका जो वर्क प्लेस है उसमें भी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो लोन वर्किंग है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाना चाहिए। सिर्फ प्रोसीजर नहीं कि हम लोग फिर उस पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिखते नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसका पूरा इंतजाम भी करना चाहिए, अरेंजमेंट्स करना चाहिए कि लोन वर्किंग में जो हम लोग सेफ्टी ले रहे हैं वो किस तरह सेफ्टी ले रहे हैं। ठीक है, देन नए एक्सपोजर कंट्रोल, क्योंकि इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसमें लाजिमी शोर होगा, तो उस शोर को हम लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हो सकते हैं हम लोग कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में हो, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लोग को पता है कि जहाज के कितना ज्यादा लाउड साउंड्स होते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसके लिए क्या हमें अरेंजमेंट चाहिए, क्या एयर प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हमें इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, देन वाइब्रेशन एक्सपोजर कंट्रोल, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ काम है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो जैक हैमर चलाते हैं या हिल्टी चलाते हैं, तो उसका पूरा जो बॉडी है उसमें वो वाइब्रेशन होते हैं। तो आपको पता है कि वाइब्रेशन से क्या होता है कि बंदे के जो भी है उसका लूज हो सकता है, उसका स्किन सब कुछ। ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने कंट्रोल करना है। वर्कर यानी ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बाकायदा ब्रेक्स उनको देना चाहिए, और कहाँ भी जो उनके वर्किंग आवर्स है उसको रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ और टॉक्सिक मटेरियल भी, H2S गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरह कंट्रोल करेगा। देन कंट्रोल ऑफ क्राउड्स, लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, हर इंडस्ट्री में मौजूद है, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए ना। अगर हम लोग उनको कंट्रोल नहीं करते तो वर्कर जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ भी सकते हैं। ठीक है, वो जिस टाइम पे सुबह काम पे आते हैं, उस बाकायदा वो ट्रांसपोर्ट में उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट में अरेंजमेंट्स करना चाहिए, या इवनिंग टाइम में वापस आते हैं, ठीक है, अपने एकोमोडेशंस को फिर भी सही तरीके से अरेंजमेंट्स देना चाहिए उनको। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क, और फिर ट्रांसपोर्ट भी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट तो लाजिमी होता है, उसके लिए एक सेपरेट रूट्स और फिर उसका स्पीड लिमिट्स, ये सब कुछ हम लोग अरेंज करना चाहिए कि कितना स्पीड लिमिट्स होना चाहिए, कौन सा रूट्स होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, ये सब कुछ हम लोग उधर बनाना चाहिए। ठीक है, और इसका अरेंजमेंट्स भी करना चाहिए। स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट्स, हमारे इंडस्ट्री में कुछ लोग टेक्निकल किस्म के लोग हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो रेडियोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो उन लोग के लिए एक स्पेशल किस्म का हेल्थ सर्वेलेंस भी होना चाहिए, मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए। ठीक है, फिर वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्री है उसमें लाजिमी वेस्ट होगा, उस वेस्ट को आप लोगों ने किस तरह डिस्पोज करना है, किस तरह उसका अरेंजमेंट्स करना है, क्योंकि एक हजरियस वेस्ट हो सकते हैं, नन हजरियस वेस्ट तो हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, लेकिन हजरियस वेस्ट को हम किस तरह उसको डिस्पोज करेंगे, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कंट्रैक्टर होना चाहिए, अथराइज गवर्नमेंट से अथराइज कंट्रैक्टर होना चाहिए, और फिर वो जो किस तरीके से वो लेके जाते हैं, और उससे पहले जो हम लोग ने वो वर्क प्लेस में या कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरह डिस्पोज करना है, किधर डिस्पोज करना है, उसका स्क्रिप्ट किस तरह होना चाहिए, वो उसका प्रॉपर जो वर्कर्स जो डिस्पोज कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, किस तरह वो स्किप में डिस्पोज करेगा, ये सब कुछ अरेंजमेंट्स में होना चाहिए। ठीक है, देन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी,
how can a policy be effectively communicated, when should it be reviewed? ये जो हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी है, या हम किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्कर को या दूसरे जो लोग है, स्टाफ है या जो भी है, और ये व्हेन शुड इट बी रिव्यू, और ये कब रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो टूलबॉक्स स्टॉक में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हैंडबुक में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या मीटिंग में भी, या नोटिस बोर्ड पे भी लगा के ये सब कुछ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कब हमने पॉलिसी को रिव्यू करने, तो चेंजेस इन की पर्सनल, जब कोई कंपनी के की पर्सनल, ऐसे लोग जो जो जिस पे कंपनी का डिपेंड होता है, अगर वो चेंज हो जाए, या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो फिर पॉलिसी रिव्यू होगा। या प्रोसेस जो तरीका है, अगर हम मैनुअली काम करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी उसमें लेके आ जाते हैं कंपनी में, प्रोसेस चेंज हो गया, तो तरीका अगर चेंज हो जाए तो फिर भी हम पॉलिसी को रिव्यू करेगा। टेक्नोलॉजी भी अगर चेंज हो गया तो फिर पॉलिसी रिव्यू होगा। लेजिस्लेशन, अगर कानून चेंज हो जाए और कानून हमें बता रहे कि आप पॉलिसी रिव्यू करें, तो हम पॉलिसी को फिर रिव्यू करना चाहिए। फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपके कंपनी में हो जाए तो फिर भी पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि अरेंजमेंट सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ प्रोसीजर मेंशन होता है, और वो प्रोसीजर अगर सही तरीके से इंप्लीमेंटेड ना हो तो फिर लाजिमी बात है कि एक्सीडेंट होगा। तो पॉलिसी में कोई ना कोई मसला है ना, इसलिए पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन, या हमारे कंपनी पे अगर कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी कोई एक्शन ले ले, उसके बाद भी पॉलिसी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एन ऑडिट कंपनी का ऑडिट हो गया, ऑडिट में उन्होंने वर्कर से पूछा, स्टाफ से पूछा, यानी वो पॉलिसी का जो आउटपुट है वो किसी ने भी नहीं बताया ऑडिट में, यानी ऑडिटर ने उनसे पूछा और उनको जो रिस्पॉन्ड मिला है वो पुअर रिस्पॉन्ड मिला है, तो फिर भी हम अपने पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, इन्हें चेंजेस उसमें लेके आना चाहिए, ठीक है। रिव्यू मीन चेंजेस आफ्टर वर्क एंड कंसल्टेशन, वर्कर के साथ टॉप मैनेजमेंट ने या कोई थर्ड पार्टी ने या जो भी लोग उन्होंने कंसल्ट किए, वर्कर से पूछा कि पॉलिसी क्या है, उसके जो 3 पार्ट है उसके बारे में पूछे, लेकिन उनको पता नहीं है, फिर भी हम लोग पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, ठीक है। देन पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स एनुअली, फिर हर साल हमें पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। ये जो चेंजेस है और ये जो चीजें हैं, इसको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये चीजें हो तो फिर पॉलिसी रिव्यू हो सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको मैं एक और भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पेपर होता है उसमें इस तरह भी होता है कि वो पेपर में वो जो पॉलिसी है वो कई 2-3 साल पहले को पॉलिसी उन्होंने इस तरह मेंशन किया होता है कि 3 साल पहले उसका बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद मैनेजर चेंज हुआ है या जो भी है, पॉलिसी का बाकायदा क्वेश्चन इस तरह आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद करना चाहिए कि इन सर्कमस्टांसेस में ये जो हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्सनल चेंज या मैनेजमेंट, ये सारे जितने भी है, ये जो 10 पॉइंट्स है, ये याद करना चाहिए कि इन हालात में पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह का पेपर में कुछ हो तो हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि इसको हम रिलेट करेंगे वो अपने पेपर के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ एलिमेंट नंबर 2 खत्म हुआ है, ठीक है। अभी जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो 2-3 मिनट बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एलिमेंट नंबर 3, ठीक है। कोशिश हमारा यही होगा कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द IG1 को फिनिश कर ले और IG1 के बाद प्रैक्टिकल पेपर के सॉल्यूशन पे चले जाए, ठीक है। जो निवोश क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उस पर प्रैक्टिस कर ले। तो जब हमारा प्रैक्टिस, हम लोग जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उतने ही पेपर हमारा इजी होगा हमारे लिए, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो आफ्टर 3 मिनट अगेन प्लीज लॉग इन, ओके।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।